प्रिय विद्यार्थियों, एमकॉम के अंतर्गत एडवांस अकाउंट्स विषय के अंतर्गत पहली यूनिट अंशों का निर्गमन, हरण और पुनर्निर्गमन पीडीएफ फाइल्स मैंने आज आप लोगों को भेजी हैं। उसके आधार पर कुछ प्रमुख बातें समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अंश किसको कहा जाए। कंपनी की पूंजी जो रहती है एक निश्चित मूल्य के विभिन्न हिस्सों में विभक्त होती है। उसका प्रत्येक हिस्सा जो है अंश कहलाता है। जैसे किसी कंपनी की अंश पूंजी 5 लाख रुपए बताई जा रही है और वह 100 रुपये वाले 5000 अंशों में विभक्त है, तो 5000 अंश कहलाएंगे। एक हिस्सा कितने कहलाएगा? 100 रुपये। अब अंश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूर्वाधिकारी अंश अथवा अधिमान अंश, प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरा होता है इक्विटी शेयर्स। दोनों की अलग अलग शार्ट में मीटिंग समझने का प्रयास करेंगे। पूर्वाधिकारी अंश या अधिमान अंशों से आशय उन अंशों से है जिन्हें लाभांश की निश्चित राशि या निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने और कंपनी के समापन पर पूंजी के पुनर्भुगतान के संबंध में पूर्वाधिकार रहता है। यानी सबसे पहले लाभांश इनको दिया जाएगा लाभ होने पर, और कंपनी के समापन पर जब कंपनी का रीपेमेंट होगा तो सबसे पहले आपका प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाएगा। पूर्वाधिकारी अंश कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है संचयी पूर्वाधिकारी अंश, जिसका लाभांश कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इनका लाभांश संचित होते रहता है। यदि एक वर्ष भुगतान नहीं किया गया तो अगले वर्ष या उसके बाद के वर्षों में भुगतान किया जाएगा। नंबर 2 होता है असंचयी या साधारण पूर्वाधिकारी अंश, नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इनका लाभांश संचित नहीं होता है। यदि एक वर्ष लाभांश का भुगतान नहीं किया गया तो बाद के वर्षों में लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा। परिवर्तनशील पूर्वाधिकारी अंश, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे पूर्वाधिकारी अंश जिनको एक निश्चित अवधि के भीतर समता अंशों में परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तनशील पूर्वाधिकारी अंश कहलाएंगे। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकारी अंश नंबर 4, जिनको साधारण अंशों या ऋण पत्रों में नहीं परिवर्तित किया जा सकता। एक होता है भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश, 5वां जो होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश, अभागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश। कभी कभी जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो पूर्वाधिकारी अंशों को एक निश्चित लाभांश देने के बाद समता अंशों को लाभांश दिया जाएगा। फिर भी यदि कंपनी का प्रॉफिट बच जाता है तो उन परिस्थिति में बचे हुए लाभ में से ऐसे पूर्वाधिकारी अंशों को एक्स्ट्रा परसेंटेज जो है जब भुगतान किया जाएगा तो ये कहलाएगा भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश। और लास्ट होता है इसमें शोध्य या विमोचनशील पूर्वाधिकारी अंश, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इन पूर्वाधिकारी अंशों का भुगतान एक निश्चित अवधि के पश्चात, उसमें आपका नियम लिखा हुआ 20 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कंपनी अधिनियम और पार्षद अंतर्नियम की व्यवस्था के अनुसार किया जा सकता है। अर्थात इनकी राशि कंपनी द्वारा लौटाई जा सकती है। आजकल कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार केवल शोध्य पूर्वाधिकारी अंश ही निर्गमित किए जाते हैं, अशोध्य पूर्वाधिकारी अंश निर्गमित नहीं किए जाते हैं। एक निश्चित अवधि के पश्चात अंशों का भुगतान करना अनिवार्य होता है और ऐसी अवधि 20 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। ये आपके पूर्वाधिकारी अंशों के प्रकार हुए। उसके बाद आते हैं हम समतांश। तो समतांशधारियों को लाभांश और पूंजी के मामले में पूर्वाधिकारी अंशों को भुगतान करने के पश्चात इनका अधिकार होता है। यानी सबसे पहले पूर्वाधिकारी अंशधारियों को निश्चित दर से लाभांश का भुगतान करेंगे, पैसा बचेगा तो समतांशधारियों को भुगतान किया जाएगा। उसी प्रकार कंपनी के समापन की दशा में पहले पूर्वाधिकारी अंशों को पेमेंट करते हैं और उसके बाद समता अंशधारियों को इसके अंतर्गत भुगतान किया जाता है। ये 2 प्रकार के शेयर्स कंपनी द्वारा इशू किए जाते हैं। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, मैं पुनः इन चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं हम एक और टॉपिक, अंश पूंजी। तो कंपनी के अंशों के संबंध में चुकाई जाने वाली राशियाँ जो हैं वो अंश पूंजी कहलाती है, शेयर कैपिटल कहलाती है। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक होता है आपका अधिकृत पूंजी या अभिहित पूंजी, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऐसी पूंजी जो कि कंपनी अंतर्नियम के पार्षद सीमा नियम में जिसका उल्लेख होता है पूंजी वाक्य में,
जिस पूंजी से हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहलाते हैं वो अधिकृत पूंजी कहलाती है। निर्गमित पूंजी, इशूड कैपिटल, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को निर्गमित किया जाता है वह आपका निर्गमित पूंजी कहलाती है। आगे एग्जाम्पल के माध्यम से और इन चीज़ों को मैं क्लियर करूंगा। अनिर्गमित पूंजी इसका उल्टा हो गया। जैसे मान लीजिए 50 लाख रुपए की अंश पूंजी है, जनता को केवल हमने 40 लाख की अंश पूंजी निर्गमित की, तो 10 लाख की पूंजी अनिर्गमित पूंजी कहलाएगी। अब उसके बाद आता है प्रार्थित पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जिस पूंजी की जनता द्वारा प्रार्थना की जाती है। जैसे मान लीजिए 40,000 अंशों का मैंने निर्गमन किया, जनता ने 50,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र दिए, तो ये कहलाएगी आपको प्रार्थित पूंजी। आवंटित पूंजी, जितनी पूंजी का हम आवंटन करते हैं, प्रार्थित पूंजी का वह भाग जिसका जनता में आवंटन किया जाए। सामान्यतः जितनी पूंजी का हम निर्गमन करते हैं उससे अधिक पूंजी का आवंटन नहीं किया जाता। जैसे उदाहरण बताया मैंने, 50,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र मिले तो मैं केवल 40,000 अंशों का ही निर्गमन कर सकता हूं, क्योंकि मेरी निर्गमित पूंजी जो है 40,000 है, इसलिए आवंटित पूंजी 40,000 अंश कहलाएंगे। अब याचित या मांगी गई पूंजी जो है, कॉल्ड अप कैपिटल, इसके बाद तो आपका आवंटित पूंजी का वह भाग जिसकी याचना की गई हो। आपने देखा होगा याचना किस्तों में की जाती है। मान लीजिए 100 रुपये के शेयर से अभी मैंने केवल 80 रुपये प्रतिअंश की याचना की है, तो 80 रुपये प्रतिअंश मल्टीप्लाइड बाई शेयर्स जो हैं उसकी याचित पूंजी कहलाएगी, और जो बचत राशि है वो अयाचित पूंजी कहलाएगी। और लास्ट आता है इसके अंतर्गत चुकता या दत्त पूंजी। जो पेड अप कैपिटल है, याचित पूंजी का वह भाग जिसका जनता ने भुगतान कर दिया है, जिसका अंशधारियों ने पेमेंट कर दिया है, वो आपका दत्त पूंजी या पेड अप कैपिटल कहलाएगी। इसको बैलेंस शीट में हम शो करते हैं। एक इसका प्रकार होता है संचित पूंजी। अब संचित पूंजी या रिजर्व कैपिटल किसे कहा जाए? अयाचित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के जीवन काल में नहीं मांगा जाता। जो भी मैंने अयाचित पूंजी है, जैसे जितनी याचना की जिसको छोड़ दिया, तो जीवन काल में नहीं मांगा जाता, उसको विशेष प्रस्ताव पारित करते हुए संचालक मंडल द्वारा अयाचित पूंजी का कुछ भाग जो है समापन की दशा में मांगा जाएगा, ऐसा फिक्स कर दिया जाता है, तो इसे आपका संचित पूंजी कहलाएगा। समापन के समय, कंपनी के समापन के समय जब लेनदारों को भुगतान करने के लिए राशि पर्याप्त नहीं होती है, तो संचित पूंजी की राशि में से ही जनता से याचना करते हुए ऐसे अंशों की राशि जो है वह इसके अंतर्गत प्राप्त की जाती है। तो आज मैंने आपको अंश किसे कहा जाए और अंश पूंजी किसे कहा जाए, अंश पूंजी कितने प्रकार की होती है, इसको बताने का प्रयास किया है। पीडीएफ फाइल आप लोगों को भेजा है, पहले उसको निकाल कर रखें, फिर लेक्चर को समझने का प्रयास करें। थैंक यू।